इसमें विषय इतना ही था, जब हमने 75% की ये जो एक्ट बनाया और जिसके अंदर आखिर स्टेक होल्डर से बात करने की आवश्यकता होती है, तो हमने उद्योगपतियों से बातचीत की है। और उद्योगपति अगर इसके एकदम विरोध में आते हैं तो तब भी ये संभव नहीं था कि हम जबरदस्ती थोप दें। उन्होंने कुछ विषय जो रखे, उसमें से महत्वपूर्ण ये 2 ही विषय थे। एक विषय उनका था कि आखिर हमारे यहां सालों से जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे हरियाणा के रेजिडेंट तो नहीं हैं। कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई उड़ीसा का है, कोई अन्य प्रदेशों के जहां के भी हैं, और अधिकांश लोग उनके बाहर के ही होते रहे हैं। हरियाणा के लोग कम ही रहे हैं और कुछ प्रवृत्ति भी रही है उद्योग की कि हरियाणा के लोगों को कम लगाया जाए। इसमें आप भी भोगी हैं, आपके सामने भी सारा कुछ हुआ है, हमने भी उसको देखा है। लेकिन किसी तरीके से उनको सहमत किया जाए कि नहीं, हरियाणा में 75% लोगों को आप और नौकरी दोगे। उसके अंदर कई हमने काम किए। पहला तो ये कि हरियाणा के व्यक्ति को ब्लॉक सी और डी में अगर आप नौकरी देंगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे। पहले 3,000 रुपया था, 3,600 रुपया हुआ, अब 4,800 रुपया है, 48,000 रुपया। 3,000 रुपया महीने का था, 36,000 टोटल था। अब हमने 4,000 रुपया महीना 48,000 रुपया कर दिया सीओडी में कि बी में भी, ए में भी है। तो अब ये जानकारी और नहीं है मतलब, तो ए बी सी डी सब में कि हरियाणा का अगर कोई भी व्यक्ति आप रखते हैं तो 3 साल के लिए हम आपको ये सब्सिडी देंगे, ताकि हरियाणा को लोग रखें। उनका इतना लालच उनको होता है। दूसरा उनका कि नहीं, हमारे उन परिवारों के लोग जो 10-10 साल से हमारे पास हैं, उनके बच्चे तो आज यहीं रहते हैं, यहीं पढ़ते हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यही सब है। तब ये दूसरे प्रदेशों की जो बात चली तो मैंने ठीक है, जब दूसरे प्रदेश में 5 वर्ष का तो हम भी 5 वर्ष करेंगे, लेकिन केवल उस 75% के लिए ये किया गया। कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ 75% के लिए है। दैट इज यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी है और एजुकेशन पे, एससी बीसी पे, सब पे उसका असर पड़ रहा है। डोमिसाइल 5 साल का जब इशू होगा, पहली तो बात ये है, आएगा, आपने उसमें एक लाइन भी कहीं पर लिखी है। पहली बात तो ये है उसका क्या इंप्लीकेशन होगा रिजर्वेशन पे, खास तौर पे एससी बीसी पे। तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो गवर्नमेंट सर्विस में भी होगा। आज सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप तहसीलदारों से पूछो, रेजिडेंस ऑफ सर्विस। पहली बात तो ये 3 साल के लिए डोमिसाइल शब्द तो है ही नहीं। हमने डोमिसाइल तो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। डोमिसाइल तो सिर्फ देश का हो सकता है, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस जो है हमने 5 साल का दे रहे हैं। सिंपली एक इंस्ट्रक्शन निकाली है, की जो रिजर्वेशन है नोटिफाई भी नहीं किया है, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है। और उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जब तक नोटिफाई कोई चीज नहीं हो जाती तब तक सरकारी चीजों पर लागू नहीं हो सकती। ये कहीं सरकारी विषयों पर लागू नहीं है। 96 की नोटिफिकेशन है और ये जो गवर्नमेंट सर्विस की रिजर्वेशन है। और जो मतलब आपने क्या कहा, 5 साल की आपने क्या कहा कि इन्होंने मैनिफेस्टो में दिया कि हम 75% रिजर्वेशन देंगे हरियाणा वासियों को। कहीं लिखा है कोई सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस हम 15 साल से घटा के 5 साल करेंगे? इसका हरियाणा के यूथ को कोई फायदा नहीं है। हम देखिए इस फायदा है कि नहीं है, आज तो नहीं लग सकता। नहीं, फिर ये मत कहो ना हरियाणा को तो ये तो फायदा जब आज शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास की, आप तहसीलदार से पूछो 5 साल का सर्टिफिकेट हमने दे रहे हैं। गवर्नमेंट सर्विस निकलेगी तो रेजिडेंस का सर्टिफिकेट देगा, वो मांगते हैं सर्टिफिकेट रिजर्वेशन में। हमने उनका तो हमने 15 जनवरी को इसको लागू किया। मूलभूत हरियाणियों का ना शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास का कोई नंबर आने वाला नहीं है। मैं बता रहा हूँ उसका सारा प्रावधान करेंगे, सारा प्रावधान करेंगे, उसके अंदर क्या रास्ता निकलेगा। लेकिन अभी बता रहा हूँ कि हमने इसको 15 जनवरी को लागू किया था, बाद में हाई कोर्ट से स्टे हो गया था। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, अच्छी दलील दी और सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टे को हटा दिया है। तो अभी तो अब वो जाकर के शायद कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट में ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो केवल उसका जो स्टे है वो हटाया है, बाकी सुनवाई आज थी। तो हाँ, तो अभी केस चलेगा, उसको किस ढंग से आगे चलता उसको देखेंगे। जिताया नहीं आपको, केस सिर्फ जो है स्टे विकेट किया है। हमने सुप्रीम कोर्ट में तो बड़े बड़े केस जिता दिए। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े केस जिता दिए जहां आप लोग पहुंच ही नहीं सकते थे। मैं बता रहा हूं ना, पंचायतों को पढ़ा लिखा करना है, ये आखिर हम ही जिता के लाए। और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की तो ये भी हम जीतेंगे। ये
नहीं, आखिर है कोई अच्छे काम के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है तो लड़नी है। आखिर महिलाओं को तो हमारा धन्यवाद करना चाहिए कि 33% की बजाय हम उसमें 50% का प्रतिनिधित्व महिलाओं का ला रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं की हमने। महिलाओं होगी, अब कोरोना के कारण से कोर्ट नहीं बैठा, लेकिन होगी। बैठो आप, बत्रा जी बैठो आप, इसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। इसको डिबेट मत बनाओ। देखिए यही मैंने जो शुरू में कहा था कि विपक्ष के लोग आलोचना करने के अलावा कुछ नहीं जानते। कोई आप खुद करना नहीं कुछ। बैठो गीता जी बैठो। मुख्यमंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, आप जवाब तो सुनिए। आप महिलाओं को तो ये प्रतिबंध कर दिया कि 50% से ज्यादा लड़ ही नहीं सकते आप। उनको तो उनके ऊपर पाबंदी कैसे लगा सकते हैं आप महिलाओं पे? देखिए ये महिलाओं के खिलाफ जाएगी बात। अगर ये बहस करनी है 50%, अगर ये बहस करनी है तो आप भी वकालत पास किए हुए हैं, थोड़ी सी वकालत की जानकारी मैं भी रखता हूं। रिजर्वेशन का एक फंडामेंटल नियम है कि वेरी देयर इज एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जहां नहीं है वहीं रिजर्वेशन होता है। वकीलों में से कोई खड़े होकर बता दो रिजर्वेशन का क्लॉज। सुनो अरे सुनो बैठ जाओ मेवा सिंह। अरे सुन तो लो बैठ जाओ। बीच में ऐसे नहीं बोला करते हैं। मेवा सिंह जी बैठ जाओ। बीच में नहीं बोला करते हैं। जहां तक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का विषय है, महिलाएं इस देश में और प्रदेश में, यही इश्यू है। नहीं, विश्व यही है कि आज भी हर देश में और प्रदेश में महिलाओं की संख्या गिनेंगे तो लेस देन 50% है। और जब हम 50% की रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो नियम उस पर लागू नहीं होता। लेकिन हम तो 33 के बाद 50 कर रहे हैं। हाँ, लेकिन 50 से ज्यादा भी जिसकी मर्जी महिला लड़े, आप उनको सीमित क्यों कर रहे हो? वो अगर उससे कम हो तब महिला 50% ये संवैधानिक विषय है। 50% कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। डिबेट का 50% के बाद 42 आया था, 42 से 50 कर रहे हैं। आपको तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा की बात महिलाओं को अच्छी ना लग जाए। बैठ जाओ आफ्ताब जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। हवा को कह दो कुछ आजमा के देख ले। हवा को कह दो कुछ आजमा के देख ले। बहुत चिराग बुझाती है, एक जला के तो दिखाए। आप कभी एक जला के दिखाओ। आप तो आलोचना। बैठ जाओ। बैठ जाओ। सब कुछ कर रहे हैं। अब बैठिए, मैं जल्दी विषय को पूरा करता हूं। एक विषय आया था यूक्रेन का। अब पहली बात तो यह है कि यूक्रेन में जो लोग हमारे हरियाणा के जो पढ़ रहे थे, लगभग 1800 विद्यार्थी हरियाणा के वहां पढ़ रहे थे। देश भर के 18-19 हजार हैं। तो जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ, हमने उसी दिन ही संज्ञान लिया। मेरी स्वयं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वहां बात हुई, हमारे चीफ सेक्रेटरी ने वहां के सेक्रेटरी से बात की। हमारे यहाँ फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक नंबर भी जारी किया, ईमेल जारी किया, क्योंकि वो लिस्ट तो हमारे पास नहीं थी। वो लिस्ट तो MEA में ही थी। हमने फिर MEA से वो लिस्ट मांगी और लिस्ट मांग करके सभी डिप्टी कमिश्नर्स को जिला वाइज लिस्ट भेजी और कहा कि तुरंत खुद जाएं, अधिकारी को भेजें, उनको सारा एक संतोषजनक सारा काम होना चाहिए। आज की डेट में 1800 में से 1480 ऐसे विद्यार्थी वो सकुशल अपने अपने घरों को आ चुके हैं और लगभग 80 के आसपास ऐसे हैं जो अभी कल तक जो वहां अभी से निकल नहीं पाए थे। अब उनकी कोशिश है कि वो सब निकल आए, लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि वहां की युद्धविराम हुआ है तो वो भी जल्दी निकल आएंगे। कुछ बॉर्डर्स पर हैं, वो सारे आ जाएंगे। आगे रिहेबिलिट कर। सुन तो लो, एक सांस में बोलते चले जाते हैं। सुन तो लो, एक सांस में बोलना बंद करो। तो इसलिए ये विषय चूंकि केवल हरियाणा का नहीं है, ये सारे देश का है। और वैसे भी मेडिकल कॉलेज के जितने एडमिशंस हैं स्टेट नहीं करती है, वो सारी नीति बनाएंगे MCI वाले या NCM वाले, नेशनल काउंसिल ऑफ मेडिसिन।
वो बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कह दी है कि जिनका कोर्स पूरा हो गया है उनको इंटर्नशिप का अवसर सबको यहां दे देंगे। इसके बाद मेरी गुड़गांव में भी, नारायणगढ़, 3-4 जगह मेरे उन विद्यार्थियों से बात हुई है, मिलने आए थे। हमने कहा आप भी सुझाव दो, कुछ सुझाव आपके हो सकते हैं क्या? अलग अलग सुझाव आए कि मेडिकल की फीस बहुत बढ़ गई। जो विद्यार्थी आएंगे वो हो सकता है उनमें से कुछ को एडमिशन मिल जाए, तो उनको पूरा फीस कंसेशन देना चाहिए आपको, ताकि उनका प्रोत्साहन दिया। वो गए क्यों वहां? वो इस वास्ते गए, यहाँ मेडिकल की फीस बहुत ज्यादा है, डोनेशन बहुत ज्यादा, इस वास्ते वहां गए। यूक्रेन नहीं तो उनको जाने की जरूरत नहीं, कोई मेरिट की वजह से नहीं गए वहां सस्ती है। नहीं, दोनों कारण है, दोनों कारण है हुड्डा साहब, दोनों कारण है। फीस कम है ये बात भी ठीक है, लेकिन मेरिट में भी कहीं ना कहीं वो बच्चे यहाँ मेडिकल कॉलेज में नहीं आ पाते। मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा हमारा उसे नंबर आया नहीं यहाँ। हमारे मेडिकल कॉलेज यूक्रेन से कम नहीं है। नहीं, कम तो नहीं है, मेरिट में नहीं है। मतलब मेरिट पे मेडिकल कॉलेज थोड़ी तय करता है, वहां नहीं गए हैं। मेडिकल कॉलेज मेरिट तय नहीं करता, ज्यादा पैसा देगा यहीं पढ़ लेते। वो इस वास्ते नहीं गए हैं कि वहां के मेडिकल कॉलेज ये उन्होंने ही हमें बताया है। वो इस वास्ते गए वहां साहब नहीं, उन्होंने ही मुझे बताया। मेरे तो खुल करके कम से कम ज्यादा नहीं तो 20-22 विद्यार्थी मुझे मिले हैं, उनसे मैं हर एक से ये पूछा कि क्यों गए थे, कि यहाँ एडमिशन नहीं मिला, यहाँ एडमिशन नहीं मिला। वो नहीं मिला तो कोई फीस के कारण से नहीं गए, यहाँ एडमिशन नहीं मिला। हाँ, वो ठीक बात है, बस वही। मैं हरियाणा की नहीं बात कर रहा, लेकिन देश में जो डोनेशन है, डोनेशन जहां एडमिशन मिलता है डोनेशन से, वो उससे बहुत कम यूक्रेन में गए। ये डोनेशन देगा तो यहां भी दाखिल हो जाते। डोनेशन हरियाणा में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, बहुत सारी जगह डोनेशन देगा। विषय में बहस की आवश्यकता नहीं है, हमने तो अपना जितनी स्पीड से, हाँ ठीक यार, और पूरा संपर्क बनाए रखें, जो मदद हो सके उनकी करें। इसमें तो हम सब एक हैं आपके साथ। ये कोई खाली यूक्रेन में नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि आज दुनिया भर में जो हमारे देश के दूसरे देशों में पढ़ते हैं 11-11.5 लाख हैं। हाँ, तो सब जगह है। तो इसलिए ये विषय, एक दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना को कैसे रास्ता निकलेगा, इसमें कोई सारी बात हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, तो हम तो यह है कि सकुशल वापस आ जाए, पहला विषय। हमने मुंबई एयरपोर्ट पर भी अपना सेंटर बनाया, सेल बनाया वहां, और वहां जो हरियाणा का आए उसको टिकट भी लेके दो, 1000 रुपया उसको कैश भी दो, ताकि रास्ते में उसका पैसा नहीं तो कम से कम फ्लाइट में तो खर्चा 1000 रुपया कर ही लेगा, वो खर्चा वर्चा तो अपना। तो इस प्रकार से ये सारी व्यवस्था जो हमारे से हो पड़ती थी उन्होंने की है। आगे उनकी चिंता करेंगे, केंद्र सरकार करेगी, हम उसमें सहयोग भी करेंगे, कोई कठिनाई नहीं है। एक विषय इसमें आया है, सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी और सीईटी का जो टेस्ट है। अब सीईटी के टेस्ट के बारे में पहले बताता हूं कि हमने एक ये प्रावधान किया कि हम ये जो क्लास 3, क्लास 4, इसमें जो इंटरव्यू की प्रथा है इसको हम समाप्त करेंगे। इंटरव्यू की प्रथा समाप्त की, बाद में हर एक विभाग की अपनी अपनी रिक्वेशन, किसी की 1000 की, किसी की 2000, किसी की 5000 की, वो आती रही। तो सबसे पहला प्रयोग हमने किया था ग्रुप डी में, एक ही कैडर बना करके और सब विभागों को ग्रुप डी की इकट्ठी भर्ती की जाए। आपको ध्यान में होगा कि 18,218 भर्तियां एक ही साथ की थी। जिस दिन रिजल्ट निकला उसके अगले दिन उनको ज्वाइन करा दिया। बहुत अच्छा है, उसका परिणाम निकला और सबको लगा कि नहीं, मेरिट के ऊपर ही भर्तियां हो गई, किसी को मौका ही नहीं मिला कि किसी का पल्लू पकड़े, किसी को पैसे पहुंचाए, किसी ये करे वो करे। मुझे निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि अगर विषय को ज्यादा खोलूंगा तो आप लोग और कई विषयों पर चल पड़ोगे। हाँ, चले, धन्यवाद। तो इसी प्रकार से अब हमने फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए ग्रुप सी के साथ ग्रुप डी के साथ ग्रुप सी भी उसी लाइन पर लाए हैं कि ग्रुप सी को भी, डी में तो एक ही एग्जाम होगा लेकिन सी में 2 एग्जाम होंगे। एक तो क्वालिफाइंग एग्जाम पहला, जो एक जनरल पेपर होगा, एक फिर उसकी जो पोस्ट के हिसाब से, जिस डिपार्टमेंट की पोस्ट है, जिस ज्ञान की है, उनका एक अलग टेस्ट होगा। वो भी जो यानी कॉमन एग्जाम में से जिनका नंबर अच्छा आ जाएगा, उनमें से फिर जितनी पोस्टें हैं उसका 3 गुना लोगों को बुला करके उसका टेस्ट करेंगे। नहीं तो हर किसी टेस्ट के लिए 1000-2000 सीटों के लिए अलग एग्जाम लेना पड़ता है, 2000 के लिए भी 5 लाख लोग आ जाते हैं। एग्जाम की जो सारा जो सिस्टम है वो उसमें ठीक सेट नहीं हो रहा था, तो इसलिए सीईटी पर आए हैं
वो सीईटी की जो सिस्टम है वो अब शुरू समझो हो गया है कि हमने उस एजेंसी से भी बात कर ली है, सेंट्रल में नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो वो हमारे एग्जाम को इन द मंथ ऑफ जून वो लेंगे और उससे पहले सारी जो फॉर्मेलिटीज है सारी पूरी करेंगे और हम जो है मेरिट के ऊपर उन सबको बच्चों को लेंगे, चाहे वो ग्रुप डी है चाहे ग्रुप सी है। और इसमें जो बात आ रही है कि 5000 पोस्टें वापस क्यों ली, ये बात ठीक है कि 5000 रिक्वेशन आई हुई थी, एडवर्टाइजमेंट भी हो गई थी, उन्होंने वापस ली। उसके दो कारण थे। एक कारण तो पहले से जो एक प्रावधान था कि हम सोशो इकोनॉमिक मार्क्स 10 नंबर और 10 एक्स्ट्रा अलग से भी थे उसके व्यक्तिगत जो अचीवमेंट्स थी, तो ऐसे 20 मार्क्स बहुत बड़े एक अंतर को जन्म देती थी। शिकायतें आई कि जिनको ये 20 में से 10 मिल गए, 8 मिल गए, 15 मिल गए, 17 भी लोगों ने लिए, तो सब वो ज्यादा लगेंगे, हम जो सामान्य जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं जिनको इसमें से एक भी लाभ नहीं मिलेगा वो पीछे रह जाएंगे। पहले हमने उसका परिवर्तन किया है, तो उसके आधे कर दिए। आधे करने के बाद भी हमारा हेतु यही है कि आखिर एक परिवार है जिसके घर में आज तक एक भी नौकरी नहीं मिली है, उसके परिवार को अगर 5% हम थोड़ा सा बढ़ावा दे दें, कि जो बार बार प्रश्न उठता है कि आपने उस वर्ग को क्या लाभ दिया है, गांव के लोगों को क्या लाभ दिया है, वहां के लोगों को क्या लाभ दिया, तो आखिर एक परिवार ऐसा जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है, भाई है, पिताजी हैं, माताजी हैं, कोई यानी उसका क्राइटेरिया बनाया है, तो वो चूंकि वहां 10-10 थे तो यहां वो 5-5 करके इस कारण से उसको वापस लेना पड़ा। दूसरा, उसमें भी कुछ पोस्टों में इंटरव्यू के समय कुछ पोस्टें निकाली गई थी, क्योंकि जब निकाली जाती है पोस्ट उस समय जो नियम होते हैं तो वही लागू करने पड़ते हैं। अब हमने सी और डी में समय इंटरव्यू कर दिया खत्म, तो इसलिए वो 5000 भी सारी रिक्वेशन उनकी ग्रुप सी की अब चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में पहुंच गई है और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से वो डिपार्टमेंट संबंधित यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को जाएगी, उसका भी एक ही कैडर हो जाएगा, सी का और डी का। तो ऐसे कुछ परिवर्तन इसलिए किए हैं ताकि हमारे एम्प्लॉइज उनको जो रोज रोज के आने वाली दिखते हैं, कौन सीनियर हो गया, कौन जूनियर हो गया, ये डिपार्टमेंट आगे बढ़ गया, ये डिपार्टमेंट वाला पीछे रह गया, तो कम से कम एक समय भर्ती वाला एक ही कैडर हो जाए, तो ऐसी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये सारा किया है। ठीक है कि सीईसी टेस्ट इट्स ए गुड स्टेप बाय द कमीशन, सो फॉर एज इसमें आप रिफॉर्मेटिव कर रहे हैं, पर आपने नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस किया है उसके बारे में ना एक्सप्लेन किया है, और ये प्रेसेंटाइल जो आप एक नया कहां से उसको क्या लाने की जरूरत थी, इस प्रेसेंटाइल में यू आर किलिंग द मेरिट। आप जो सीईसी में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं उसके बाद सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स ऐड कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कुछ नहीं है। मैं एक छोटा सा, पता नहीं इस फार्मूले को आपने कहां से पिक किया है, किस हिसाब से कैलकुलेशन होती है, कौन सा फार्मूला वो कमीशन में आप किस सिस्टम से फीड करते हैं, पर इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा उस बात के लिए कि अगर किसी स्टूडेंट्स के 80 मार्क्स हैं तो आप उसको परसेंटाइल में टॉपर मान के आप उसको 100 मार्क्स दे देते हैं, उसके बाद सोशो इकोनॉमिक की बात है। एक किसी के अगर 64 मार्क्स हैं तो आपका परसेंटाइल का पता नहीं क्या फार्मूला है कि उसको 99 मार्क्स मिल जाते हैं। तो जी इसी इट इज टू बी क्लैरिफाइड, इसकी जरूरत क्या है परसेंटाइल करने की, नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर क्या, जरूरत क्या है इस बात की। जो बच्चा मेरिटोरियस है अगर उसके 80 नंबर आते हैं, अगर सोशल इकोनॉमिक में 5 नंबर आते हैं, 7 नंबर आते हैं, ऐड कीजिए, नहीं आते तो उसमें 64 और 80 16 मैं परमिशन लेके बोल रहा हूँ, बात नहीं, ये डिबेट बहुत लंबा हो जाएगा, परमिशन दी आप जवाब देंगे आपकी बात का। मैटर रिगार्डिंग द यूथ, ये स्टेट के यूथ के लिए एक इंपॉर्टेंट मैटर है, फिर डिबेट तो बहुत लंबी हो जाएगी। नहीं, चलिए ये एक अंतिम विषय है। आप बैठो सियाग साहब प्लीज, नहीं ऐसे नहीं, सियाग साहब बैठिए, आप सुझाव लिख के दे देना, आप रिटर्न में दे देना, आप रिटर्न में। ये इंपॉर्टेंट विषय है, इस पर बता दूं, बाकी लिख के दे देना। मैं मान्यवर बत्रा जी से ये बात बताना चाहूंगा इनको कि जैसे अब बड़ी संख्या में, जैसे मैंने पहले बताया कि पोस्टें कम होती हैं, एग्जाम देने वाले बहुत लोग आ जाते हैं, इसमें या तो उन सबको एक ही बैच में और उसके इतने सारे सेंटर बना के, इतनी सारी फोर्स लगा के 10 लाख, 8 लाख, 15 लाख जितने हैं, उन सबका एग्जाम एक ही शिफ्ट में एक ही स्थान पर कराया जाए, फिर न्यूट्रलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर उसको कोई मान लो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने किया कि हम एक साथ कराने में सक्षम नहीं है, हम तो 10 लाख हैं तो 2-2 लाख 5 शिफ्टों में कराएंगे, और 5 शिफ्टों में पेपर भी 5 अलग अलग होंगे, तो उनका जो हार्डशिप का लेवल है
हर एक पेपर का ये अलग अलग होता है। आप तो बहुत इन विषयों में से पारंगत होंगे, रहे होंगे। ये न्यूट्रलाइजेशन कोई यहां पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, ये देश और दुनिया का नियम है। आप पता कर लीजिए, और इसकी जानकारी नहीं तो मैं लाके दे दूंगा, मैं लाके दे दूंगा। मैं वो बता रहा हूं, उस पर आगे चल रहा हूं। लेकिन ये नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। जहां एक ही लेवल का एक ही टेस्ट 4 अलग अलग शिफ्टों में कराया जाता है और 4 उसके प्रश्न पत्र होते हैं, तो हार्डशिप के लेवल पर उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। एक पेपर थोड़ा सा कठिन आ गया, उसमें नंबर कम आएंगे। एक पेपर थोड़ा आसान आ गया, उसमें नंबर ज्यादा आएंगे। तो ये भी बच्चे बहुत कोर्टों में जाके खड़े हो जाते हैं। सुन लीजिए। अब सुनने का भी थोड़ा मादा रखना चाहिए ना। सुनने का मादा नहीं, मैं समझा रहा हूं फिर भी नहीं सुन रहे। तो इसलिए मैं पता करा के दूंगा आपको किस किस बोर्ड में, किस किस कमीशन में कब कब ये न्यूट्रलाइजेशन हुए और अब कहां चल रहा है। तो वो न्यूट्रलाइजेशन का एक पहली बार किया, ये बात ठीक है कि ये पहली बार जेडब्ल्यू यूपीएससी में भी न्यूट्रलाइजेशन होती है। यानी ये तो ऑल इंडिया एग्जाम है, इनमें भी न्यूट्रलाइजेशन होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती ऐसा नहीं है, तो और भी बोर्डों में बता देंगे लाके। अब उसको न्यूट्रलाइजेशन इसलिए करना पड़ता है कि आसान और मुश्किल पेपर आते रहते हैं। अब उसमें पहली बार ये किया, ये बात भी सत्य है, यहां कभी नहीं होगा। पहली बार किया तो थोड़ी उनसे चूक हुई, वो चूक भी स्वीकार है। जो फार्मूला जो लगाना चाहिए था वो किसी ने उनको गाइड कर दिया। जिसने गाइड किया उनके यहां सोशियो इकोनॉमिक नंबर नहीं होते। उन्होंने कहा कि जो भी नंबर अचीव करेंगे जो स्टूडेंट, उस पर नॉलेज कराइए और उस हिसाब से मेरिट बना दीजिए। वहां कोई जिसने गाइड किया वहां ये नहीं थे, क्या सोशियो इकोनॉमिक जोड़ने के बाद बहुत उल्टा पुल्टा हो गया। जब उल्टा पुल्टा हो गया तो फिर वो विद्यार्थी कोर्ट में गए। कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसका ठीक रास्ता निकाल के लाओ। फिर जो अलग से जहां ये सोशियो इकोनॉमिक की बात जिनको जानकारी है, जो इसका सॉल्व कर सकते हैं, उनको फार्मूला बदल करके उन्होंने कराया और फार्मूला बदल करके कोर्ट में उसको दिखा दिया। कोर्ट ने कहा यह ठीक है। ठीक होने के बाद ये भी एक बात और आगे आएगी कि पहले के रिजल्ट में फिर दूसरा जब ठीक रिजल्ट निकला है तो कुछ 200 लोगों का उथल पुथल भी हो गया है। 200 लोग पहले चयन हो गए, बाद में दूसरे चयन हो गए, वो निकल गए। और ये होगा, जो निकले हैं वो कोर्ट में जाएंगे। इसलिए हमने तो जो ठीक है करना है, जो गलत है बिल्कुल नहीं करना है। चाहे अपना स्टेप हमको वापस भी लेना पड़े, गलत चीज को वापस लेने में भी हमें कोई एतराज नहीं, आपत्ति नहीं, हम ले सकते हैं। धन्यवाद। भर्ती शुरू करी थी उस दिन करना चाहिए था। ठीक। और अब जो जितनी पोस्टें बची हुई हैं, ज्वाइनिंग से पहले बायोमेट्रिक कराओ। बहुत घपला है, धन्यवाद। बहुत लोग गलत गलत पर्चे दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 2 दिन की 3 दिन की चर्चा में माननीय राज्यपाल जी के भाषण पर बहुत से सदस्यों ने अपने सुझाव रखे, अपनी शंकाएं की, कुछ बातें आरोप प्रत्यारोप भी लगे, वो सारी बातें मैं कर चुका हूं। अब मैं इस सारे चर्चा का समापन करते हुए मैं इतनी बात कहूंगा कि जो कुछ सरकार ने किया है वो आपके सामने आया है। जो आपकी शंकाएं हैं उनका निवारण किया है। मेरा प्रस्ताव है कि राज्यपाल महोदय के भाषण पर धन्यवाद